वेलकम बैक टू प्रेप क्लासेस एकेडमी। आज हम लोग फिलोसफी के सेकंड चैप्टर का सेकंड पार्ट करेंगे डिस्कस। फर्स्ट पार्ट वी हैव ऑलरेडी डन, सो लेट अस मूव टू द सेकंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, एजुकेशन ड्यूरिंग मेडिवल पीरियड। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट द एंशियंट पीरियड ऑफ एजुकेशन पहले वाले वीडियो में, जिसमें हमने 3 पार्ट्स डिस्कस किए थे: वैदिक पीरियड, बुद्धिस्ट पीरियड एंड जैनिज्म पीरियड. Now we will be discussing about education during medieval period. मेडिवल पीरियड जो है हमारा वो 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है: इस्लामिक एजुकेशन एंड इंडियन पाठशाला. ओके, देर आर 2 पार्ट्स ऑफ मेडिवल पार्ट, इस्लामिक एजुकेशन, इंडियन पाठशाला. जैसे हमारा एंशियंट में था 3 पार्ट, वैदिक, बुद्धिस्ट एंड जैन, वैसे ही मेडिवल पीरियड जो है हमारा दैट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, इस्लामिक एंड इंडियन. ओके, इस्लामिक एजुकेशन, इंडियन पाठशाला. पहला हम लोग डिस्कस करेंगे इस्लामिक एजुकेशन के बारे में. ड्यूरिंग मेडिवल पीरियड मुस्लिम रूलर स्टार्टेड अ न्यू सिस्टम ऑफ एजुकेशन विच इज़ पॉपुलरली नोन एज मकताब मदरसा सिस्टम. मुस्लिम सिस्टम ऑफ एजुकेशन, मकताब मदरसा सिस्टम. तो इस्लामिक एजुकेशन जो है मीडिवल पीरियड में हमारे ऊपर काफ़ी सारे मुस्लिम रूलर्स आ गए थे इंडिया में, जिस वजह से मुस्लिम एजुकेशन सिस्टम स्टार्ट हो गया था, इस्लामिक एजुकेशन सिस्टम स्टार्ट हो गया था. और उस एजुकेशन सिस्टम को हम बोलते थे मकताब मदरसा सिस्टम. The period under review covers the system of education in India from about 10th century AD to the middle of 18th century, that is before the British period. British period के आने से पहले तक हमारा एजुकेशन कैसा था? इस्लामिक एजुकेशन. इस इस्लामिक एजुकेशन का एम क्या था? स्प्रेड ऑफ इस्लामिक कल्चर एंड इस्लामिक रिलीजन. इस्लामिक कल्चर और इस्लामिक रिलीजन को उनको फैलाना था इंडिया में. लव फॉर मुस्लिम कल्चर एंड रिलीजन, उनका डेवलप करना था कि मुस्लिम कल्चर को और रिलीजन को ही सब फॉलो करें और लाइक करें. इनेबल द इंडिविजुअल फॉर इस्लामिक लाइफ, इस्लामिक लाइफ में कन्वर्ट करना. प्रिपेयरिंग द स्टूडेंट फॉर द नेक्स्ट वर्ल्ड, इक्विपिंग द स्टूडेंट्स फॉर वोकेशन, प्रिपेयरिंग इंडिविजुअल्स फॉर रनिंग एडमिनिस्ट्रेशन, डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज, character and morality, loyalty, development of characters and morality, loyalty to the government and education of art skills and vocation. बट इनका बेसिक सबसे इम्पॉर्टेंट क्या था कि इनको इस्लामिक रिलीजन स्प्रेड करना था, मुस्लिम कल्चर एंड रिलीजन और इस्लामिक लाइफ को और बढ़ावा देना था. टाइप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन तब कैसे होते थे? प्राइमरी मुस्लिम एजुकेशन, जो प्राइमरी एजुकेशन होता था वो इम्पार्ट किया जाता था मकताब, द मकताब विच वर अटैच्ड विद मॉस्क. जो उनका जो मॉस्क होता था जहाँ पे वो प्रेयर करने जाते हैं, उसके साथ रहता था एक बिल्डिंग जिसको बोलते थे मकताब. मोस्ट ऑफ द मकताब्स वर ईदर पेट्रोनाइज्ड बाय रूलर्स और हैड एंडाउमेंट. दे डिपेंडेंट ऑन द चैरिटी ऑफ फिलैंथ्रोपिस्ट. ठीक है, वो एक चैरिटी के तौर पे भी बना रहता था, लेकिन मॉस्क के साथ वो जो मकताब था वो जुड़ा हुआ रहता था. उस टाइम पे एडमिशन, ये है प्राइमरी एजुकेशन का बता रही हूँ मुस्लिम्स का. एज ऑफ एडमिशन क्या होता था? एट द एज ऑफ 4 years 4 months and 4 days. 4 years 4 months and 4 days मकताब सेरेमनी और बिस्मिल्लाह वॉज परफॉर्म्ड टू इंडिकेट द बिगिनिंग ऑफ द चाइल्ड. एक बच्चा जब 4 साल 4 महीना 4 दिन का होता था तब मकताब सेरेमनी होता था, जिसको बिस्मिल्लाह भी बोला जाता था, जो कि एक बच्चे के लाइफ के बिगिनिंग मानी जाती थी. Surah Iqra, a chapter from the Holy Quran, was recited on this occasion. उस ओकेजन में जब ये मकताब में जब पहला सेरेमनी होता है, बिस्मिल्लाह होता है, तब वहाँ पे सुरह ई इकरा एक चैप्टर है उनके कुरान में, होली कुरान में, जो कि वो रिसाइट करते थे. ये हो गया हमारा प्राइमरी. ये याद रखना है आपको, प्राइमरी एजुकेशन में मकताब में एजुकेशन दिया जाता था, जो कि मॉस्क के साथ लगा रहता था, और उसमें एज ऑफ एडमिशन होता था 4 years 4 months 4 days. सेकेंडरी एंड हाई एजुकेशन जो था वह फंक्शन इन मदरसाज. प्राइमरी एजुकेशन मकताब में होता था और सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन मदरसा में होता है. कंट्री साइड एज द सेंटर ऑफ एजुकेशन, बाय एंड लार्ज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन फ्लरिश्ड इन द कंट्री साइड. ठीक है, ये बड़े बड़े एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जैसे भी होते थे. वोकेशनल एजुकेशन था. प्रोविजन वॉज ऑल्सो मेड फॉर वोकेशनल, टेक्निकल एंड प्रोफेशनल एजुकेशन. एम्परर अकबर टुक कंसिडरेबल इंटरेस्ट इन एजुकेशन एज is evident from the passage from the An in Akbar. आन इन अकबर में ये क्लियरली मेंशन है कि जो अकबर थे एम्परर, वो भी एजुकेशन के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी रखते थे, लेकिन
मेन प्रॉब्लम क्या था उस टाइम पे कि उस टाइम पे वो लोग ज़्यादा फोकस सिर्फ इस पे करते थे कि कैसे मुस्लिम रिलीजन बढ़े, कैसे लोग ज़्यादा मुस्लिम रिलीजन कल्चर को फॉलो करें और इस्लामिक को फॉलो करें। अब हमें डिफरेंस जानना है मकताब और मदरसाज में डिफरेंस क्या होता है। इन मकताब द चिल्ड्रन बिलोंगिंग टू कॉमन ग्रुप्स वर प्रोवाइडेड एजुकेशन। दिस टाइप ऑफ एजुकेशन दैट वॉज फोकस्ड अपॉन मकताब्स वॉज प्राइमरी एजुकेशन। मकताब में क्या करते थे, प्राइमरी एजुकेशन में फोकस करते थे, प्राइमरी एजुकेशन। अलॉन्ग विद रिलीजियस एजुकेशन के साथ द स्टूडेंट्स वर ऑल्सो टॉट रीडिंग, राइटिंग एंड अरिथमेटिक। Therefore, it can be stated focus was put upon the basic literacy skill। ये और क्या था, बेसिक लिटरेसी स्किल जो था उनका, बेसिक लिटरेसी जो चाहिए होता है एक जन को, उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करता था, जो कि था रीडिंग, राइटिंग एंड अरिथमेटिक। अपार्ट फ्रॉम द बेसिक लिटरेसी स्किल द स्टूडेंट्स वर ऑल्सो प्रोवाइडेड नॉलेज रिगार्डिंग रिलीजियस एजुकेशन। उनको रिलीजियस एजुकेशन भी दिया जाता था, बहुत इंपॉर्टेंस दिया जाता था रिलीजन को। और उसके बाद जनरल प्रैक्टिकल एजुकेशन वॉज ऑल्सो गिवन इन मकताब्स, जिसमें था राइटिंग, एप्लीकेशन एंड अकाउंटेंसी। तो ये बेसिक चीज़ें जो थी लोगों को, बच्चों को सिखाई जाती थी। अब मदरसाज में क्या होता था, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ एजुकेशन इन मकताब, मकताब में एजुकेशन ख़त्म करने के बाद जो इंडिविजुअल्स होते थे वो मदरसा में शिफ्ट होते थे, उनको यहाँ पे मूव किया जाता था। ड्यूरिंग द मुस्लिम पीरियड मदरसाज वर द सेंटर ऑफ हायर लर्निंग, वहाँ पे हायर एजुकेशन दिया जाता था। इन मदरसाज apart from religious education, the individuals are given training in terms of other areas in order to prepare them practically। उनको practically भी बहुत develop करने के लिए training दिया जाता था। इसमें इस्लामिक रिलीजन वॉज कंपल्सरीली टॉट। इस्लामिक रिलीजन तो था, वो कंपल्सरी था उस टाइम पढ़ना, चाहे आप किसी भी रिलीजन के हो, आपको इस्लामिक रिलीजन पढ़ना पड़ेगा। द मुगल एम्परर अकबर ब्रॉट अ हॉल्ट टू दिस ट्रेडिशन। ही प्रोवाइडेड द टीचिंग ऑफ हिंदू रिलीजन एंड फिलोसफी इन मैनी मदरसास। उसके बाद अकबर ने क्या किया, उन्होंने हिंदू रिलीजन भी उसमें ऐड किया, हिंदू रिलीजन एंड फिलोसफी, कि मदरसाज में लोग जो बच्चे आते हैं वो ये भी पढ़ सकते हैं। तो सब्जेक्ट दैट वर इंट्रोड्यूस लेटर ऑन, बाद में क्या क्या इंट्रोड्यूस किया गया, मेडिसिन, मैथमेटिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स। करिकुलम कैसा था, करिकुलम एट द प्राइमरी लेवल, नॉलेज ऑफ अल्फाबेट्स, 30th section of Quran, reading, writing, mathematics, letter and application writing, and the way of conversation, proper pronunciation and good handwriting, ये सब उनका बेसिक प्राइमरी लेवल था। हायर लेवल में द करिकुलम वॉज डिवाइडेड इंटू 2 कैटेगरीज, नेमली वर्ल्डली एंड रिलीजियस। ठीक है, वर्ल्डली एंड रिलीजियस। वर्ल्डली करिकुलम में आता था हमारा अरेबिक एंड पर्शियन लैंग्वेज, लिटरेचर, मैथमेटिक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, एस्ट्रोलॉजी, जितने भी बड़े बड़े हमारे सब्जेक्ट थे, इस्लामिक लॉज, यूनानी मेडिसिन, वेरियस आर्ट, स्किल्स एंड वोकेशंस, ये सब हमारे वर्ल्डली करिकुलम में था, जिसमें कि हमें एक दुनियादारी में क्या क्या चीज़ें चाहिए, हमें मैथमेटिक्स चाहिए, हमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, सब कुछ चाहिए, वो सब उसमें पढ़ाया जाता था। और रिलीजियस करिकुलम में उनको कुरान, इस्लाम का हिस्ट्री, इस्लाम का लिटरेचर, सूफी लिटरेचर, इस्लाम के लॉज जो भी हैं, लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशंस, वो सब पढ़ाए जाते थे। लैंग्वेज क्या क्या था उनका, अरेबिक एंड पर्शियन लैंग्वेजेस वर मोस्टली कंपल्सरी फॉर गेटिंग हाई गवर्नमेंट पोस्ट, वन हैड टू लर्न दीज लैंग्वेजेस। उस टाइम पे अगर किसी को हायर गवर्नमेंट अथॉरिटी में काम बनना है, हायर गवर्नमेंट पोस्ट चाहिए, तो उसको अरेबिक एंड पर्शियन आना ज़रूरी था। फीस क्या था, देयर वर सेवरल विलेज स्कूल्स वेयर द स्टूडेंट्स वर रिक्वायर्ड टू पे देयर इंस्ट्रक्शंस नॉट इन कैश बट इन काइंड। उनको कैश में नहीं पेमेंट करना था, काइंड में पेमेंट करना था। वो लोग कुछ बार्टर सिस्टम होता होगा, कुछ सामान लेते होंगे, कुछ चीज़ें लेते होंगे एजुकेशन के अगेंस्ट में। Education of sons of nobles and rulers. The Muslim nobles as well as rulers engaged tutors to teach their children at home. Then monitorial system. Although a teacher did not have many people to teach, yet still this teacher would take the help of senior and advanced students to teach the younger or the junior. तो वो जो ऑलरेडी पास्ड आउट होते हैं, जिनको ऑलरेडी इस्लामिक वैल्यूज़ पता होती हैं, सब कुछ एजुकेशन पता होता है, उन बच्चों के भी हेल्प से छोटे बच्चों को पढ़ाया जाता है। इनका मेथड ऑफ टीचिंग कैसा होता है, वुडन बुक्स, जिसको तख्तीस बोलते हैं, यूज़ किया जाता था, लकड़ी के होते थे वो। इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शंस था उनका। कैलीग्राफी मतलब हैंड राइटिंग परफेक्शन के ऊपर बहुत ये लोग फोकस करते थे। रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस बहुत ज़्यादा था उनका। इमिटेशन, प्रैक्टिस एंड मेमोराइजेशन में बहुत फोकस करते थे। सेल्फ स्टडी मेथड यूज़ करते थे। और एक्टिविटी ओरिएंटेड था, जैसे हमने डिस्कस किया, हर चीज़ को एक्टिविटी प्रैक्टिकली सिखाते थे, सब्जेक्ट्स, आर्ट, स्किल्स, वोकेशन, सब कुछ डेमॉन्स्ट्रेशन देते थे। एक्सपेरिमेंट्स एंड प्रैक्टिस मेथड्स वर ऑल्सो एडॉप्टेड। अब टीचर्स को तब बोला जाता था उस्ताद। People were versed in Islamic religion and scholars of Arabic or Persian or other subject could become teacher.
जो लोग इस्लामिक रिलीजन को फॉलो करते थे, जानते थे, स्कॉलर्स जानते थे, अरेबिक एंड पर्शियन लैंग्वेज जानते थे, वो टीचर बन सकते थे. दे रिसीव हाई सैलरी एंड दे पोजेस्ड हाई स्टेटस इन दी सोसाइटी. और टीचर्स को बोला जाता था उस्ताद, स्टूडेंट को बोला जाता था शागिर्द. द स्टूडेंट लिव्ड अंडर द स्ट्रिक्ट कंट्रोल एंड डिसिप्लिन ऑफ द टीचर. दे लिव्ड इन अ हाईली अथॉरिटेटिव एंड ऑप्रेसिव कंडीशन. अथॉरिटेटिव मतलब जहाँ पे टीचर का ही अथॉरिटी चलता था, students were not allowed to speak or express. They led a sophisticated life in the hostel. In hostel, they had very good infrastructure facilities and very delicious food. What food was provided. काफ़ी disciplined था और काफ़ी अच्छा क्वालिटी का खाना पढ़ाई सब कुछ मिलता था हॉस्टल में. Teacher taught relationship. Teacher loved their student and taught them with great concern. Students also respected their teachers and obeyed them devotedly. Students भी पूरी तरह से obey करते थे. The practice of the living with the teacher was not as common with the Muslim as it was in case of Brahminic and Buddhist period. Brahminic Buddhist period में क्या था, गुरुकुल्स में वो लोग गुरु के साथ ही रहते थे, लेकिन यहाँ पे वैसा नहीं था. शागिर्द और उस्ताद एक साथ नहीं रहते थे. डिसिप्लिन, पनिशमेंट व क्वाइट सीवियर. पनिशमेंट बहुत सीवियर होता था, बहुत ही ज़्यादा हार्ड पनिशमेंट दिया जाता था. कॉर्पोरल पनिशमेंट वॉज गिवन एंड एट द सेम टाइम देयर वाज अ प्रोविजन ऑफ रिवॉर्ड फॉर डिसिप्लिन स्टूडेंट. और डिसिप्लिन स्टूडेंट्स के लिए रिवॉर्ड भी दिया जाता था. Then is Indian Pathshala, educational institutions. Pathshala were traditional schools primarily focused on imparting knowledge in a range of subjects, including religion, philosophy, and language. They were more common in rural and semi-urban areas. करिकुलम में इसका क्या था, इसका था कि क्लासिक लिटरेचर है, संस्कृत है, फिर लैंग्वेजेस जैसे संस्कृत, पर्शियन एंड रिलीजन वर्नाकुलर्स. इट इंक्लूड सब्जेक्ट लाइक ग्रामर, लॉजिक एंड एस्ट्रोलॉजी. हमारे इंडियन पाठशाला की बात चल रही है. टीचिंग मेथड यहाँ का क्या था, मेमोराइजेशन, जैसे मैंने बोला था रोट लर्निंग करते थे. स्टूडेंट्स लर्न थ्रू डिस्कशन, डिबेट्स एंड स्टोरी टेलिंग. टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, टीचर्स जैसे हमने पहले डिस्कस किया है उसको बोलते थे गुरुज. were usually respected scholars or learned individuals, while students were often from higher caste or those seeking knowledge for religious and administrative purposes. Generally higher caste से होते थे. पैट्रनेज, पाठशाला जो थे वो सपोर्ट किए जाते थे लोकल लोगों से, इंक्लूडिंग वेल्दी इंडिविजुअल्स. टेम्पल के जो ट्रस्ट्स होते थे वो लोग फाइनेंशियल सपोर्ट और मटेरियल सपोर्ट देते थे. सोशल रोल क्या था, दी स्कूल्स प्लेड अ क्रूशियल रोल इन प्रिजर्विंग एंड ट्रांसमिटिंग कल्चरल एंड रिलीजियस नॉलेज इम्पार्ट करने में बच्चों को. लिमिटेड एक्सेस क्या था, पाठशालाज वर प्राइमरली अटेंड बाय मेल स्टूडेंट्स फॉर हायर स्कूल, हायर सोशल क्लासेस, एंड एजुकेशन फॉर women and lower caste were limited. Transition and decline. The importance of Pathshala began to wane with the advent of Mughal rule and the increasing influence of Islamic educational institution, which led to the establishment of madrasas and other forms of education. Overall, जो पाठशाला था, they were integral to the medieval Indian educational landscape, serving as key institution for learning and cultural preservation. देखा जाए तो पाठशाला से ज़्यादा हम लोग अगर उस टाइम पे देखते तो मद्रासाज और जितने भी हमारे इस्लामिक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस थे वो सब थे, उस पर ज़्यादा फोकस किया जाता था. और उसके बाद आता था पाठशाला, जहाँ पे कि मैक्सिमम मेल स्टूडेंट्स को और हायर क्लासेस के जो सोसाइटी के थे उनको ही अलाउ किया जाता था. देन वी हैव एजुकेशन ड्यूरिंग मॉडर्न पीरियड. अब मॉडर्न पीरियड में हमारा एजुकेशन सिस्टम यानी ब्रिटिशर्स के टाइम पे कैसा हमारा एजुकेशन सिस्टम था, हम उस बारे में डिस्कस करेंगे. द एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया अंडरवेंट सिग्निफिकेंट चेंजेस अंडर ब्रिटिश रूल. ब्रिटिश रूल में काफ़ी कुछ चेंजेस आ गए हमारे इंडियन सिस्टम में. द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस्ड वेस्टर्न एजुकेशन टू इंडिया. इट हैज़ अ प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑन इंडियन सोसाइटी एंड कल्चर. The new system of education was initially met with resistance from some traditionalists. However, it eventually gained widespread acceptance. हमने पढ़ा कैसे ancient में we had 3 parts. We had Vedic, then we had Buddhist, we had Jainism. Then हमने पढ़ा कि हमारे medieval period में हमने Islamic के बारे में पढ़ा, पाठशाला के बारे में पढ़ा, और काफ़ी कुछ एक जैसा था दोनों में. देखा जाए तो इसमें और इसमें काफ़ी कुछ सिमिलैरिटीज़ थे और कुछ डिफरेंसेस थे. बट जब हमारा medieval period, हमारा जो मॉडर्न पीरियड आया medieval के बाद, मॉडर्न पीरियड यानी ब्रिटिशर्स के टाइम पे, उसमें इतना ज़्यादा चेंजेस हो गया पढ़ाई में कि स्टार्टिंग में कुछ ट्रेडिशनलिस्ट थे, ट्रेडिशनल स्कूलिंग पे ज़्यादा फोकस करते थे, उन लोगों ने काफ़ी ज़्यादा रेजिस्ट किया इस चीज़ को. लेकिन फिर ग्रेजुअली इस चीज़ को बहुत मॉडर्न जो एजुकेशन है उसको काफ़ी वाइड स्प्रेड एक्सेप्टेंस भी मिल गया. The basic goal of spreading education among Indians by the Britishers is to appoint them as clerks in the functioning of the East India Company. इन ब्रिटिशर्स का मेन फोकस तो ये था क्योंकि इंडिया में बहुत ज़्यादा लोग हैं, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा था, वर्किंग पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा हो सकते थे, तो इसलिए उनको बेसिक इन्फॉर्मेशन, बेसिक नॉलेज, एजुकेशन दिया जाता था ताकि वहाँ से क्लर्क्स को वो लोग अपॉइंट करें अपने ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए.
If the colonial rulers were in the hire people were to hire people from England, it would cost them more as compared to hiring इंडियंस एट चीपर रेट्स. उनको ये काफ़ी नोन सी चीज़ें हैं, सबको पता है कि इंडिया में बहुत चीप लेबर्स मिलते हैं. इस वजह से उन्होंने इंडियन के ही लोगों को इंडिया में ही पढ़ा के अपने खुद के कंपनी में क्लर्क के तौर पे रखना शुरू किया, क्योंकि अगर वो इंग्लैंड से लेके आते तो उनको ज़्यादा सैलरी देना पड़ता. The British era marked the beginning of modern education in India. Before that, India railed on madrasas and gurukuls to educate males. मॉडर्न एजुकेशन आ गया ब्रिटिशर्स के साथ, वरना उससे पहले तो मद्रासाज और गुरुकुल्स में ही पढ़ने जाते थे. Though education was mainly spread in English, some philosophers wanted to introduce local traditions and customs into the education system. तो मेन उनका लैंग्वेज जो था वो था इंग्लिश. The Charter Act 1813 was the first step taken by the colonial government to spread modern education in India. तो जो एक एक्ट था जिसका नाम था चार्टर एक्ट, जो कि 1813 में हुआ था, उसका वहाँ से स्टार्ट हुआ हमारा मॉडर्न एजुकेशन स्प्रेड होना इंडिया में. English was given importance while educating Indians so that Indians could help British officials in land administration and other local works. ताकि इंडियन के लोग जो है, जो लेबर्स हैं, वो उनकी हेल्प करें, इसलिए उनको लोकल लोगों को ही उन्होंने एजुकेशन देना शुरू कर दिया. डीमेरिट्स ऑफ ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया. क्या डीमेरिट था उसका? इट डिवाइडेड इंडियंस इनटू टू पार्ट्स, दोज हु वर एजुकेटेड एंड दोज हु वर नॉट. तो ये प्रॉब्लम हो गया कि उन्होंने कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा एजुकेशन दिया ताकि वो अपने खुद के कंपनी में ही उनको काम करवा सके. तो जो इंडियंस थे उनको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, एक वो जो एजुकेटेड थे, एक वो जो अनएजुकेटेड थे. Educated Indians were used to adopt Western lifestyles and ideas, while the uneducated Indian perceived them as outsiders, which created a gap between the masses. तो जो लोग एजुकेट होते थे वो वेस्टर्न स्टाइल लाइफस्टाइल अपनाने लगे, लेकिन जो अनएडुकेटेड थे वो अपने आप को आउटसाइडर मानने लगे. इस वजह से क्लैश भी होता था और काफ़ी ज़्यादा गैप हो गया दोनों मासेस में. The British education system in India introduced Western culture, which impacted the Indian struggle for independence in a negative way. Educated Indians started liking colonial rule, which weakened the root of freedom struggle. तो फ्रीडम के टाइम पे भी प्रॉब्लम हुआ, क्योंकि कुछ लोगों ने जिन्होंने वेस्टर्नाइजेशन को अपना लिया, उनको वो चीज़ें बहुत अच्छी लगने लगी, तो उनको भी लगा कि नहीं, जो इंडियंस बोल रहे हैं वो गलत है. तो इस वजह से फ्रीडम स्ट्रगल में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ. Education under British rule differed from the need and demand of the masses. It was highly specific to particular gender, class and caste and did not attract the masses. वो सबको नहीं कवर करते थे, वो सिर्फ एक पर्टिकुलर जेंडर, हो सकता है मेल, ताकि मेल उनको एज अ क्लर्क ऑफिस में यूज़ करें, तो मेल को, फिर एक सर्टन क्लास ऑफ पीपल, कुछ कास्ट ऑफ पीपल, इनको ही वो लोग ज़्यादा फोकस करते थे. और एक नया रिलीजन उस टाइम पे उन्होंने स्प्रेड कर दिया, वो था क्रिश्चियनिटी. ये सब था उनकी डीमेरिट. अब एडवांटेजेस क्या थे ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम के, कि अपर कास्ट इंडियंस यूज टू रिलाई हेविली ऑन गुरुकुल एंड मद्रासास टू एजुकेट देयर मेल हायर इन अ रिलीजियस वे. द ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया अलाउड देम टू गेट मॉडर्न एजुकेशन. तो ब्रिटिश की वजह से हमें मॉडर्न एजुकेशन मिला, बुक्स पढ़ने के लिए मिला. पहले रोट लर्निंग होता था, वो और नहीं हुआ, और कल्चरल डिफरेंसेस भी काफ़ी कम हो गए, काफ़ी ज़्यादा नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग वाइड स्प्रेड हो गया था. और उसने सेकंड है कि उन्होंने एनकरेज किया इंडियंस को टू रीड अबाउट द स्ट्रगल ऑफ पीपल्स लाइफ्स, टू नो अबाउट द वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंस. उनको वैल्यू समझाया कि इंडिपेंडेंस, एक रियलिटी चेक करवाया उनको लाइफ के बारे में, सोसाइटी के बारे में. द ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया हेल्प इन रिमूविंग सुपरस्टिशंस. ये सबको पता है कि सुपरस्टिशन बहुत ज़्यादा था इंडिया में, उस चीज़ को कम करने में देयर वाज अ बिग हैंड ऑफ ब्रिटिशर्स एंड देयर एजुकेशन सिस्टम. नाउ डेवलपमेंट इन द इंडियन एजुकेशन सिस्टम ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड. ब्रिटिश पीरियड में कैसे एजुकेशन सिस्टम हमारा चेंज हुआ, डेवलप हुआ, वो हम देखेंगे. तो पहला था चार्टर एक्ट 1833. कंफ्यूज मत होना, इससे पहले मैंने चार्टर एक्ट 1813 बोला था और ये 1833, दोनों डिफरेंट है. 1833 जो वो ईस्ट इंग्लिश इंडिया कंपनी जब स्टार्ट हुआ था तब का है चार्टर एक्ट 1833. तो इसके वजह से हमारा क्या एजुकेशन में हमारा डेवलपमेंट हुआ था, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर. The act centralized administrative power by making the Governor General of India the supreme authority, consolidating control over British India. इस टाइम पे क्या हुआ था, जो हमारा एजुकेशन के वजह से हमारे एजुकेटेड इंडिविजुअल के इंक्रीज़ के वजह से जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर था वो काफ़ी बढ़ गया था. Establishment of a British education policy. It marked a shift towards a more systematic approach to education by mandating that the government should focus on promoting education in India. इस टाइम पे ब्रिटिश एजुकेशन पॉलिसीज़ का एस्टैब्लिशमेंट के वजह से हमारा जो गवर्नमेंट था वो ज़्यादा फोकस करने लगा एजुकेशन प्रमोट करने के लिए, जो कि पहले नहीं था.
एंड ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनीज मोनोपोली। मोनोपोली मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी जो था वो पहले सिर्फ कमर्शियल चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करता था, कैसे पैसे कमाने हैं, कैसे हमें ज़्यादा से ज़्यादा लेबर को यूज़ करके और ज़्यादा इनकम करना है। लेकिन धीरे धीरे वो रोल जो है उनका एजुकेशन की तरफ भी जाने लगा। उनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया कि एजुकेशन के ऊपर भी इक्वल इंपॉर्टेंस देना ज़रूरी है। देन इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश एज अ मीडियम। इंग्लिश जो था उनका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन बन गया, तो इंग्लिश का भी काफ़ी ज़्यादा उस टाइम पे इंक्रीज़ हो गया। फिर आता है फाउंडेशन ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन। तो उसके बाद क्या हुआ कि हमारे जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एक एजुकेशन का सिर्फ एजुकेशन के ऊपर ही उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी था, वो भी स्टार्ट हुआ धीरे धीरे। प्रमोशन ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन। द एक्ट एम्फेसाइज द प्रमोशन ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन एंड नॉलेज. इट सपोर्टेड डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन दैट फॉलोड ब्रिटिश स्टैंडर्ड्स एंड करिकुलम, जो कि आज तक भी हम लोग फॉलो करते हैं ब्रिटिश स्टैंडर्ड जो होता है एजुकेशन का। फाइनेंशियल एडुकेशन फॉर एजुकेशन। फिर धीरे धीरे एलोकेशन होने लगा, जो पैसा सिर्फ कमर्शियल पर्पस के लिए या फिर डेवलपमेंट के लिए जाता था वो धीरे धीरे एजुकेशन के लिए भी एलोकेट होने लगा। देन एनकरेजमेंट ऑफ प्राइवेट एफर्ट। द एक्ट एनकरेज प्राइवेट इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशन टू एस्टैब्लिश एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स जो काफ़ी ज़्यादा रिच इंडिविजुअल्स थे, काफ़ी ज़्यादा नोन इंडिविजुअल्स थे, उन लोगों ने भी उनको एनकरेज किया गया कि वो लोग भी स्कूल्स एंड कॉलेजेस अपना खोलें। Then is Lord Macaulay's Minute on Indian Education. Promotion of English language. Macaulay argued for the use of English as a medium of instruction in India schools and colleges instead of classical language like Sanskrit and Persian. Lord Macaulay ने क्या किया, ज़्यादा फोकस दिया कि एक इंग्लिश को मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन और लैंग्वेज बनाना चाहिए, ना कि संस्कृत एंड पर्शियन को, जो कि पहले यूज़ किया जाता था। क्रिटिसिज्म ऑफ ट्रेडिशनल एजुकेशन। जो ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम हमारे इंडिया में फॉलो किया जाता था, मकुले के हिसाब से वो काफ़ी आउटडेटेड था और इनसफिशिएंट था लोगों के मॉडर्नाइजेशन के लिए। तो उसने आर्ग्यू किया कि इन सब चीज़ों को हटा के प्रैक्टिकल नॉलेज और स्किल डेवलपमेंट के ऊपर ज़्यादा फोकस देना चाहिए, नहीं तो लोग जो है उसी ट्रेडिशनल माइंडसेट के साथ रह जाएंगे। Advocacy for Western knowledge. Macaulay emphasized the need to impart Western scientific and literary knowledge to create a class of educated individuals or Indians who could assist in administration. उनका नॉलेज इतना वेस्टर्नाइज्ड होना चाहिए और इतना अच्छा होना चाहिए कि वो एडमिनिस्ट्रेशन में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकें। तो Macaulay ने बोला कि ज़्यादा से ज़्यादा इम्पैक्ट हमें वेस्टर्न नॉलेज पे देना चाहिए। Economic efficiency. He suggested that promoting English education would be more cost effective compared to supporting the various traditional systems of education in India. उसके हिसाब से इंग्लिश एजुकेशन देने से वो काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव होगा और ट्रेडिशनल मेथड जो होते हैं वो बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होता है, एफिशिएंट नहीं होता है। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंग्लिश मीडियम इंस्टीट्यूशंस। काफ़ी सारे इंस्टीट्यूशंस इंग्लिश मीडियम इंस्टीट्यूशंस की एस्टैब्लिशमेंट हुई, कॉलेजेस की एस्टैब्लिशमेंट्स हुई, जिस वजह से एजुकेशन भी काफ़ी ग्रो किया। Creation of a new elite class. Macaulay policy aimed to develop a new class of educated Indians who would serve in the British administration and support colonial governance. काफ़ी सारे इंडियंस जिन्होंने कि एजुकेशन, मॉडर्न एजुकेशन अपना लिया और काफ़ी एडुकेटेड हो गए, तो उनको उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन और सपोर्ट सिस्टम में रखा कॉलोनियल गवर्नेंस के। Then we have Wood's Dispatch 1854. Comprehensive educational policy. The dispatch is considered the Magna Carta of Indian education as it outlined a comprehensive and systematic approach to education in India. Promotion of vernacular languages. It emphasized the need to promote education in local languages as well as English. उसके हिसाब से, वुड्स के हिसाब से सिर्फ इंग्लिश नहीं जबकि लोकल लैंग्वेज को भी इक्वल अपॉर्चुनिटी देना है। रिकॉग्नाइजिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ वर्निकुलर लैंग्वेजेस फॉर रीचिंग अ ब्रॉडर सेगमेंट ऑफ द पॉपुलेशन, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन को एजुकेशन की तरफ अट्रैक्ट कर सकें। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ स्ट्रक्चर्ड एजुकेशन सिस्टम. द डिस्पैच रिकमेंडेड अ टायर्ड एजुकेशन सिस्टम विद प्राइमरी, सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन. उसने क्या किया, एक टियर बना दिया कि सिर्फ एजुकेशन नहीं है, 3 टाइप के लेयर एजुकेशन होंगे, जिसमें प्राइमरी होगा, सेकेंडरी होगा, फिर हायर होगा, ताकि लोग जो हैं वो एक स्ट्रक्चर्ड एजुकेशन सिस्टम के थ्रू पास करें. सपोर्ट फॉर नेटिव स्कूल्स. इट एडवोकेटेड फॉर द सपोर्ट एंड एक्सपेंशन ऑफ इंडिजिनस स्कूल. जो कि पाठशाला थे उसको और एक्सपैंड करके उसको ट्रेडिशनल सिस्टम के साथ साथ मॉडर्न सिस्टम को भी ऐड किया. डेवलपमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी. उस टाइम पे काफ़ी सारे यूनिवर्सिटीज़ मेजर सिटीज़ में जैसे बॉम्बे, मद्रास एंड कैलकाटा में हमारे यूनिवर्सिटी स्टार्ट हुए, मॉडल आफ्टर द यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन. यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के बाद काफ़ी सारे एजुकेशन सिस्टम हमारे बॉम्बे, मद्रास एंड कैलकाटा में स्टार्ट हुए विद इक्वल सेम काइंड ऑफ माइंडसेट एंड सेम काइंड ऑफ हायर एजुकेशन, जो कि वेस्टर्न लर्निंग को प्रमोट कर रहा था. टीचर ट्रेनिंग एंड स्टैंडर्ड. टीचर्स को भी ट्रेनिंग देना शुरू किया, क्योंकि हमारा जब ट्रेडिशनल से मॉडर्न वे ऑफ टीचिंग में गया माइंडसेट, जब हमारे एजुकेशन सिस्टम इतना इवॉल्व किया, तो उसके साथ टीचर्स का इवॉल्व होना भी बहुत ज़रूरी था.
गवर्नमेंट फंडिंग एंड सुपरविजन, तो गवर्नमेंट के काफ़ी सारे फंडिंग एजुकेशन की तरफ जाने लगे, ठीक है। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सिस्टम फॉर सुपरविजन एंड रेगुलेशन ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, और काफ़ी सारे उनके डिपार्टमेंट्स बने जो कि एजुकेशन को रेगुलेट करें और सुपरवाइज करें। प्रमोशन ऑफ इंग्लिश एजुकेशन, इंग्लिश एजुकेशन को काफ़ी ज़्यादा एम्फसाइज दिया गया ड्यूरिंग दिस पीरियड। एक्सपेंशन ऑफ एजुकेशनल एक्सेस, वुड्स डिस्पैच एम टू एक्सपैंड एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ अक्रॉस डिफरेंट सोशल स्ट्रेटा, उसने उनके हिसाब से एजुकेशन जो है वो सिर्फ हायर कास्ट या हायर लेवल ऑफ पीपल या फिर सिर्फ मेल के लिए नहीं था, जबकि वो विमेन एंड लोअर कास्ट को भी देना इक्वली ज़रूरी था। Impact on Indian education. The dispatch significantly shaped the development of modern education system in India, influencing the establishment of educational institutions and overall educational policy for decades. तो उन्होंने इंडियन एजुकेशन सिस्टम, इंडिया में काफ़ी सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन स्टार्ट किए, प्लस जो इंडियन इंस्टीट्यूशंस ऑलरेडी थे, पाठशालाज ऑलरेडी थे, उसको और ज़्यादा रेनोवेट किया, उसको उन्होंने मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम में चेंज किया। देन वी हैव हंटर कमीशन 1882। पर्पस एंड बैकग्राउंड क्या था? दिस कमीशन वॉज सेटअप टू इवेल्युएट द इफेक्टिवनेस ऑफ एजुकेशनल रिफॉर्म इंट्रोड्यूस बाय वुड्स डिस्पैच एंड टू एड्रेस इश्यूज इन द इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम। हंटर्स कमीशन में सिर्फ इतना था कि स्टार्टिंग में जो वुड्सवर्थ ने जो अपने पर्पस बताए थे एजुकेशन के, उसमें कुछ स्लाइट चेंजेस लाए जिसके वजह से कुछ प्रॉब्लम हो रहे थे, तो उसको चेंज करने की कोशिश की गई। इसका चेयरमैनशिप क्या था? द कमीशन वॉज चेयर्ड बाय सर विलियम हंटर, अ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर एंड हिस्टोरियन। Evaluation of previous reform. It assesses the implementation and impact of reform introduced by Woods Dispatch, noting both successes and shortcomings. उसमें जितने भी सक्सेस थे वेल एंड गुड, और जितने भी शॉर्ट कमिंग्स थे उसको किस तरीके से कम करना है, इनका कमीशन का, हंटर कमीशन का वो फोकस था। Emphasis on primary education. The commission highlighted the need for greater emphasis on primary education, which was found to be inadequate in terms of reach and quality. उनके हिसाब से वुड्स डिस्पैच के टाइम पे प्राइमरी एजुकेशन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता था, लेकिन हंटर कमीशन का फोकस था कि ज़्यादा से ज़्यादा प्राइमरी एजुकेशन में देना चाहिए, क्योंकि प्राइमरी एजुकेशन में बच्चों के आने से ही वो सेकेंडरी और हायर में जाएंगे, अदरवाइज इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो उसका क्वालिटी ठीक करना और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को लाना बहुत ज़रूरी था। इम्प्रूवमेंट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन में भी ज़्यादा ट्रेनिंग दे के टीचर्स को और स्ट्रक्चर्ड करिकुलम बनवा के वैसे करके उन्होंने सेकेंडरी एजुकेशन को भी और इम्प्रूव किया, प्लस हायर एजुकेशन को भी उन्होंने एक्सपैंड किया, जैसे कि और यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस स्टार्ट करके। एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन सुपरविजन, सुपरविजन और एडमिनिस्ट्रेशन और क्वालिटी पर्पस के लिए स्टार्ट किया गया, ताकि स्कूल का रेगुलर चेकअप होता रहे कि वहाँ पे अगर कुछ क्वालिटी में डिफरेंस है तो उसको किस तरीके से ठीक करना है, कैसे इफेक्टिव बनाना है, कैसे उसको चेक करना है। तो उस वजह से एडमिनिस्ट्रेशन और सुपरविजन किया गया। टीचर ट्रेनिंग किया गया और प्रोफेशनल डेवलपमेंट भी किया गया, ताकि टीचर्स के पढ़ाने का क्वालिटी जो है वो भी एनहांस हो जाए। प्रमोशन ऑफ फीमेल एजुकेशन, फीमेल एजुकेशन को प्रमोट किया गया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वुमेन के पास भी एजुकेशन एक्सेस रहे। फोकस ऑन रूरल एजुकेशन, रूरल पीपल व अनेबल टू रीच कॉलेजेस एंड स्कूल्स, तो उनका फोकस था कि वो हंटर कमीशन का था कि ज़्यादा से ज़्यादा वो लोग रीजनल भी एक्सेसिबल बनाएं, जितने भी रूरल पीपल हैं वो लोग भी एजुकेशन के पास आके पहुंच सके। लास्ट है हॉर्टॉक कमेटी 1929। इनका पर्पस एंड बैकग्राउंड क्या था? द कमेटी वॉज फॉर्म टू इन्वेस्टिगेट द इशू एंड शॉर्टकमिंग इन द इंडियन एजुकेशन सिस्टम। दिस वॉज पार्ट ऑफ ब्रॉडर रीअसेसमेंट ऑफ एजुकेशन पॉलिसीज ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। इनके चेयरमैन थे सर मिकाइल हॉर्टॉग। Haughton committee evaluated the expansion of educational institutions and found while there was an increase in the number of schools and colleges, the quality of education remained uneven. इनके हिसाब से इनसे पहले जितने भी कमिटीज़ बने थे या जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन उन्होंने स्टार्ट किए थे, काफ़ी सारे स्टार्ट कर दिए थे, लेकिन क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो था उस पर कोई ज़्यादा चेकअप नहीं रखता था। वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेजेस बना रहे थे, स्कूल्स बना रहे थे, बच्चों को प्रमोट कर रहे थे, बच्चों को ला रहे थे, पढ़ा रहे थे, एजुकेट कर रहे थे, बट जो उनका जो एजुकेशन था उसमें क्वालिटी को बहुत ही अनइवन था, कहीं पे ज़्यादा, कहीं पे कम, कहीं पे बिल्कुल नहीं। तो सिस्टम उसको उन्होंने चेक करने की कोशिश की। Education finance. It emphasized the need for adequate funding and finance support for education institution, particularly rural और जितने भी underserved areas होते हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन मिले, इस वजह से उन्होंने फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए बहुत ज़्यादा फोकस किया हॉटॉक कमेटी 1929 ने।
क्वालिटी वर्सेस क्वांटिटी, इनका था कि क्वांटिटी से ज़्यादा हमें क्वालिटी की ज़रूरत है। जितने भी स्कूल्स एंड कॉलेजेस खुलें, जितने भी ज़्यादा बच्चे उसमें हों, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता अनटिल एंड अनलेस द एजुकेशन विच इज़ बीइंग प्रोवाइडेड इज़ ऑफ क्वालिटेटिव नेचर। उसका क्वालिटी अच्छा होना चाहिए, स्टैंडर्ड होना चाहिए, एक ब्लूप्रिंट बनना चाहिए कि एजुकेशन हमारा ऐसा होगा। तो वो बहुत ज़्यादा उन्होंने फोकस किया। फोकस ऑन प्राइमरी एजुकेशन, जहाँ पे कि वो लिटरेसी रेट बढ़ाना चाहते थे। वो चाहते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्राइमरी एजुकेशन अटेन करें, ताकि आगे जाके अगर वो सेकेंडरी और ये हायर एजुकेशन ना भी कर पाएँ, एटलीस्ट उनके पास एक बेसिक लिटरेसी रेट हो। ऐसा क्यों होता था कि सेकेंडरी और हायर एजुकेशन नहीं कर पाते थे? क्योंकि उस टाइम पे चाइल्ड मैरिजेस बहुत ज़्यादा होते थे। तो इसीलिए इस टाइम पे इनका मेन फोकस था कि प्राइमरी एजुकेशन में ज़्यादा से ज़्यादा लोग घुसें, ताकि उनको एक लिटरेसी मिल जाए। करिकुलम एंड टीचिंग मेथड, जो करिकुलम और टीचिंग मेथड है उसमें उन्होंने और प्रैक्टिकल नॉलेज डालने की कोशिश की। उनका था कि उसमें टीचिंग मेथड्स में और ज़्यादा मॉडर्नाइजेशन आए, ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल यूज़ हो, ज़्यादा से ज़्यादा प्लेवे मेथड हो, हर मेथड से पढ़ाएं, बच्चों को सिर्फ चॉक एंड बोर्ड के साथ ना पढ़ाएं, जबकि और ज़्यादा मॉडर्न मेथड्स यूज़ करें। टीचर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, इसको बहुत ज़्यादा फोकस दिया गया, ताकि जो उनका क्वालिटी, क्योंकि ये लोग क्वालिटी पे ज़्यादा फोकस कर रहे थे, क्वालिटी कैन ओनली बी इम्प्रूव्ड इफ़ टीचर्स आर वेल ट्रेंड। तो टीचर्स को ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के लिए उन्होंने फोकस किया, ताकि उनका क्वालिटी ऑफ एजुकेशन भी इंक्रीज़ हो। तो यहाँ पे वी हैव कंप्लीटेड द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, जिसमें था मीडिएवल पीरियड एंड मॉडर्न पीरियड ब्रिटिश रूल के टाइम का, और जो पोस्ट ब्रिटिश रूल है वो वाला हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून फॉर द लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर।